कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए BHDG 173 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ और जिसका टाइटल है समाचार पत्र और फीचर लेखन। तो हमारा टाइटल क्या है? समाचार पत्र और फीचर लेखन। तो ये जो होने वाला वीडियो यह स्पेशली इग्नू जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बनाया गया है और इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्टेड 5 इयर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं उसे पिक किए गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। तो इसमें से सबसे पहला प्रश्न है हमारा, समाचार फीचर के प्रमुख रूपों का परिचय दीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? समाचार फीचर के प्रमुख रूपों का परिचय देना है हमें, जिसमें से सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये समाचार फीचर क्या है। तो समाचार फीचर पत्रकारिता की एक रचनात्मक शैली है जिसमें तथ्यात्मक जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो समाचार फीचर क्या है? समाचार फीचर एक पत्रकारिता की रचनात्मक शैली है जिसमें तथ्यात्मक जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रमुख रूपों में मानव रुचि फीचर, तो इसके प्रमुख रूपों में कौन? मानव रुचि फीचर शामिल है जो आम लोगों के जीवन, भावनाओं और संघर्षों को दर्शाता है। तो मानव रुचि फीचर क्या करता है? ये आम लोगों के जीवन, भावनाओं और संघर्षों को दर्शाता है। व्यक्तित्व आधारित फीचर, उसके बाद क्या अगला हमारा? व्यक्तित्व आधारित फीचर, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन होता है। तो व्यक्तित्व आधारित फीचर में क्या होता है हमारा? किसी व्यक्ति के जीवन की जो उपलब्धि होती है और जीवन होता है उसका, उसके बारे में वर्णन मिलता है हमें। उसके बाद अगला है हमारा पृष्ठभूमि फीचर। तो अगला हमारा क्या है? पृष्ठभूमि फीचर, जो किसी समाचार के पीछे के कारणों और प्रभावों को स्पष्ट करता है। तो पृष्ठभूमि फीचर क्या करता है? कोई भी समाचार के पीछे का जो कारण और उसका प्रभाव है उसको स्पष्ट करता है, उसको बताता है। उसके बाद अगला है हमारा व्याख्यात्मक फीचर। अगला क्या है हमारा? ये हमारा व्याख्यात्मक फीचर, जिसमें जटिल विषयों का सरल विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ व्याख्या से हम लोग को समझ आ जाता है कि जो व्याख्या का मतलब होता है कि जटिल चीजों को बहुत ही आसान तरीके से करना। तो वही हमारा व्याख्यात्मक फीचर का मतलब हो जाता है कि जिसमें जटिल विषयों का सरल विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा मौसमी फीचर। तो मौसमी फीचर से हमें समझ आता है कि ये हमारा जो है वेदर या फिर जो हमारा आसपास के जो मौसम है, जो चीज जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो ये मौसमी फीचर जो त्योहारों और मौसम से जुड़े विषयों पर आधारित होता है। उसके बाद है हमारा खोज परख फीचर। उसके बाद हमारा क्या है अगला? खोज परख फीचर। तो ये क्या है? खोज परख फीचर जिसमें किसी मुद्दे की गहन जांच पड़ताल की जाती है। तो जो हमारा खोज परख फीचर है उसमें क्या किया जाता है? कोई भी मुद्दा का जो है उसका बहुत ही डीपली जांचा जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है यात्रा फीचर, जिसमें किसी स्थान की संस्कृति, जीवन शैली और विशेषताओं का आकर्षक वर्णन किया जाता है। तो यात्रा फीचर में हमारा क्या किया जाता है कि इसमें कोई स्थान का जो वहाँ का संस्कृति है, वहाँ का जीवन शैली है, उसकी जो विशेषता है, उसका एक बहुत ही अट्रैक्टिव वर्णन किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है सामाजिक फीचर का महत्व बताते हुए उसके प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये सामाजिक फीचर क्या है। उसके बाद इसका हमें महत्व बताना पड़ेगा और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा और उल्लेख करना पड़ेगा। तो सामाजिक फीचर पत्रकारिता क्या है हमारा? ये सामाजिक फीचर पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण रूप है।
सामाजिक फीचर क्या है? पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण रूप है जो समाज से जुड़े मुद्दों, समस्या और बदलावों को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। तो सामाजिक फीचर क्या करता है? ये समाज के से जो रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं, समस्या, बदलाव, तो उसका एक मानवीय दृष्टिकोण से उसे प्रस्तुत करता है। इसका महत्व इस बात में है कि यह केवल सूचना नहीं देने तक सीमित रहता। तो इसका महत्व क्या है कि यह केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बल्कि पाठकों में संवेदनशीलता, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करता है। सामाजिक फीचर के माध्यम से गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को प्रभावी ढंग से उजागर किया जाता है, जिससे समाज और सरकार दोनों का ध्यान इन समस्याओं की ओर जाता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र क्या-क्या हैं? तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और जन कल्याण योजनाएं, जिसके माध्यम से समाज में जो है सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कला समीक्षा के अहम पहलुओं को रेखांकित कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कला समीक्षा के जो अहम पहलू है उन्हें उनके बारे में बताने बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो कला समीक्षा है वो क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कला समीक्षा क्या है। तो कला समीक्षा किसी कलाकृति के सौंदर्य, अर्थ और प्रभाव का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। तो कला समीक्षा क्या है? यह किसी कृति का जो सौंदर्य है, उसका अर्थ और उसका प्रभाव जो है उसका विश्लेषण करने का एक प्रक्रिया है। इसमें अहम पहलुओं में सबसे पहले वर्णन आता है। तो इसके जो सबसे अहम पहलू है उसमें सबसे पहला क्या आता है हमारा? वर्णन या फिर डिस्क्रिप्शन आता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? इसमें कृति के रूप, रंग, आकार, शैली आदि का निष्पक्ष विवरण दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेनली क्या करते हैं? जो भी चीज होता है उसका रूप, रंग, आकार, शैली उसके बारे में हम उसका एक निष्पक्ष विवरण देते हैं। इसके बाद होता है विश्लेषण। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आता है हमारा? विश्लेषण या एनालिसिस। तो एनालिसिस इसमें क्या होता है कि रचना के विभिन्न तत्वों और उनके आपसी संबंधों को समझा जाता है। तो विश्लेषण एनालिसिस मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो भी चीज है उसके बारे में हम लोग को एनालिसिस करना, मतलब उसके बारे में और डीपली जानना, उसके तत्व जो है और जो इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में समझना। उसके बाद हमारा तीसरा है यहाँ पे व्याख्या। तीसरा उसके बाद क्या है हमारा? व्याख्या। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कृति के पीछे छुपे भाव, संदेश या कलाकार की मंशा को समझने का प्रयास करते हैं। तो व्याख्या में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा कृति होता है, रचना होता है जो भी, तो उसमें जो उसका भाव होता है उसका, या फिर जो संदेश या जो कलाकार है उनकी जो मंशा होती है, उनका जो माइंडसेट होता है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है अगला मूल्यांकन या जजमेंट। तो जजमेंट से ही हम लोग समझ सकते हैं कि उसके बारे में उसको मतलब उसका क्या कैसा है उसके बारे में हम लोग जज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? कृति की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और सौंदर्य मूल्य का आकलन किया जाता है। तो जजमेंट में क्या किया जाता है कि उसका जो फीचर है, उसका गुण है और उसका जो प्रभावशीलता है, सुंदरता है, उसके बारे में आकलन किया जाता है, सर्वे किया जाता है। इसके अतिरिक्त कला का सामाजिक, संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह कृति के अर्थ को गहराई से समझने में सहायता करता है। तो इस प्रकार कला समीक्षा केवल देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समझ, विश्लेषण और मूल्यांकन का एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक स्थल पर एक फीचर लेख तैयार कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी राष्ट्रीय महत्व के
सांस्कृतिक स्थल पर एक फीचर लेख तैयार कीजिए। तो राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक स्थल पर फीचर लेख, जिसमें से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिखना कि उसका शीर्षक लिखेंगे, जिसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ताजमहल लिया गया है। तो इस ताजमहल प्रेम, कला और विरासत का अद्वितीय प्रतीक। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, शीर्षक को बहुत ही एक अट्रैक्टिव लाइन बना दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है ताजमहल और उसके बारे में कि प्रेम, कला और विरासत का अद्वितीय प्रतीक। मतलब कि जो ताजमहल है, प्रेम, कला और जो विरासत है, उसके जैसा और कहीं भी कोई चीज ऐसा नहीं है। मतलब उसको अद्वितीय बना दिया, ऐसा चीज जिसका कोई तुलना भी न किया जा सके। तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर में ताजमहल का स्थान अत्यंत विशेष है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक न केवल भारत की पहचान है, बल्कि इसे विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया। तो यह जो सभी को पता ही होगा कि ताजमहल किसने बनाया और क्यों बनवाया। तो ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था, मुमताज की याद में बनवाया था। तो ताजमहल प्रेम और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत अपनी बारीक नक्काशी, उड़ाऊ कला और सममितीय संरचना के कारण अद्भुत प्रतीत होती है। मुख्य गुंबद, चारों ओर खड़े मीनार और 4 बाग शैली का बाग इतनी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ताजमहल का रंग बदलता रंग इसे और भी आकर्षक बनाता है। तो ये जो हमारा प्रश्न था, इसमें हम लोगों ने एक जो हम बोल सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थल है, जैसे कि और भी जैसे ताजमहल हो गया और फिर हम लोग अयोध्या को भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे एक फीचर लेख तैयार किया है, जिसमें हमने बहुत ही शॉर्ट टाइप में सबसे पहले क्या किया है, उसका एक शीर्षक दिया है, जो एक बस नॉर्मल हम लोगों ने ताजमहल नहीं लिखा है, बल्कि उसे जो उसका विशिष्टता है उसको दर्शाते हुए उसका एक हमने शीर्षक लिख दिया। और उसके बाद जो हमने उसके बारे में बहुत ही अच्छे से और इजी वर्ड्स में उसे समझा दिया, लिख दिया उसके बारे में। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जो है अपने प्रिय राजनेता का व्यक्ति चित्र तैयार कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे प्रिय राजनेता है, उनके जो बोल सकते हैं हम लोग ह्यूमन नेचर, उसके बारे में हमें बताना है, उनका एक व्यक्ति चित्र तैयार करना है। तो जिसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी को लिए हैं और उनके बारे में हमें लिखा है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मेरे प्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, एक छोटा सा प्यारा सा ग्रीटिंग किया गया और उसके बाद आगे का प्रोसेस हुआ। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायक, कर्मठ और दूरदर्शी है। साधारण परिवार में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना उनके संघर्ष और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। वे एक कुशल वक्ता हैं, जिनकी भाषा शैली जनता को प्रेरित और उत्साहित करती है। उनके नेतृत्व में देश ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं और विकास कार्य देखे हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। उनकी कार्यशैली अनुशासित और परिश्रमी है। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। उनका जीवन सादगी और राष्ट्र सेवा के आदर्शों से परिपूर्ण है। वे युवाओं को आगे बढ़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हमने किसके बारे में देखा, एक जो हमारे प्रिय राजनेता है, उनके हमने जो व्यक्ति
व्यक्ति चित्र है उसे बनाया है, तैयार किया है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी से साक्षात्कार के दौरान पूछने के लिए 20 प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि जो कोई फेमस प्लेयर है उसके जब उसके इंटरव्यू होता है या फिर ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं तो उसके स्पेशली ना उससे कुछ कुछ प्रश्न किया जाता है। तो उन्हीं प्रश्नों की हमें ना एक सूची तैयार करना है जिसमें लगभग 20 प्रश्न होंगे। तो किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी से साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग अगर कोई भी उतना फेमस खिलाड़ी है तो उससे बहुत ही एक सीख लेने वाला हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो, उनके बारे में कुछ पता चले। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं उनसे या फिर करते हैं। तो पहला जो है कि आपने अपने खेल करियर की शुरुआत कैसे की और आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा किससे मिली? अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में बताइए और उसके बाद आपकी सबसे यादगार उपलब्धि और कोई अविस्मरणीय मैच कौन सा रहा? आप अपनी फिटनेस और अभ्यास को कैसे बनाए रखते हैं? हार के समय आप खुद को कैसे संभालते हैं? आपके आदर्श खिलाड़ी कौन है? टीम के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है? तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हम पूछेंगे उनसे, जिससे कि हमें उनके जो उनका स्ट्रगल है, उनका मेहनत है और वो कैसे खुद को हैंडल करते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, हम भी उससे प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न जो है, शहरी वर्ग के संबंध में लेखन के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो शहरी वर्ग है उसके संबंध में लेखन के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करना है हमें। तो हम लोग आइए देखते हैं क्या है ये। तो शहरी वर्ग के संबंध में लेखन के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र विकसित हुए हैं, जिनमें समाज को बदलते स्वरूप, जीवन शैली और समस्याओं का व्यापक चित्रण किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा बदलता हुआ समाज का स्वरूप है, उसका जीवन शैली और समस्या है, उसका एक चित्रण किया जाता है, उसके बारे में समझा जाता है। तो इसका जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो कौन है? सामाजिक लेखन है, जिसमें शहरी जीवन की जटिलताएं, वर्ग विभाजन, परिवार व्यवस्था में बदलाव और अकेलेपन जैसी समस्याओं पर चर्चा होती है। तो सामाजिक लेखन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो शहरी जीवन है उसकी क्या-क्या जटिलताएं हैं, जो वर्ग विभाजन है, परिवार व्यवस्था में जो बदलाव और अकेलापन जैसा है, उसका हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है अगला हमारा आर्थिक लेखन। तो आर्थिक लेखन से ही समझ आता है कि ये जो है हमारा रोजगार, महंगाई, ये सबसे रिलेटेड होगा। तो आर्थिक लेखन में रोजगार, महंगाई, उपभोक्तावाद और बाजारवाद के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा सांस्कृतिक लेखन। अगला क्या है हमारा? सांस्कृतिक लेखन। तो इसमें शहरी संस्कृति, आधुनिकता, पाश्चात्य प्रभाव, कला, मनोरंजन और जीवन मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये जो सांस्कृतिक लेखन है वो क्या करता है, जो शहरी वहाँ की संस्कृति, आधुनिकता, प्रभाव, कला, एंटरटेनमेंट, वो जो उसके जो परिवर्तन है उसके बारे में हमें दर्शाता है और बताता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक लेखन में मतदाताओं की भूमिका, नीतियों का प्रभाव और नागरिक समस्या पर विचार किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो है, जो हमारा राजनीतिक लेखन है, तो राजनीतिक लेखन से हमें समझ आता है कि राजनीति से ही रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या करते हैं, राजनीतिक लेखन में हम शहरी मतदाताओं की भूमिका, नीतियों का प्रभाव और नागरिक समस्या जैसे ट्रैफिक, प्रदूषण और आवास पर विचार करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा पर्यावरणीय लेखन। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रदूषण,
हरित क्षेत्र की कमी और जंगल संकट जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। तो पर्यावरण से ही समझ आता है कि पर्यावरण लेखन वही होगा जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारा लेखन होगा वो, जिसमें प्रदूषण, हरित क्षेत्र की कमी, जल संकट और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, उन्हें उठाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तकनीकी और डिजिटल लेखन। उसके बाद हमारा अगला क्या है? तकनीकी और डिजिटल लेखन। इसमें जो है स्मार्ट सिटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल जीवन शैली के प्रभाव का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार शहरी वर्ग से संबंधित लेखन विभिन्न आयामों को समेटते हुए समाज के समग्र विकास और चुनौतियों को उजागर करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि बच्चों की सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए एक फीचर लेख तैयार कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें हमें एक फीचर लेख लिखना है जो बेसिकली बच्चों की सुरक्षा के लिए होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा जिसमें सबसे पहले हम लोग एक शीर्षक लिखेंगे। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो एक अट्रैक्टिव हो और उसे पढ़ के ही हम जो हमारा पूरा लेखन होने वाला है उसके बारे में आइडिया मिल जाए कि ये कैसा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम मतलब दिया गया है कि सुरक्षित बचपन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। तो इसमें बहुत ही एक अट्रैक्टिव जो शीर्षक है, टाइटल है, उसे लिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं कि और आगे कैसे इसे लिखा गया, किसे स्ट्रक्चर किया गया इसे। बच्चे किसी भी समाज की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं। उनका सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बचपन ही एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। लेकिन आज के समय में बच्चों की सुरक्षा कई तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है, चाहे वह शारीरिक सुरक्षा हो, मानसिक स्वास्थ्य या जटिल दुनिया के खतरे। ऐसे में बच्चों को सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसमें बेसिकली जो है हमारे बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ रखने के लिए और उसके एक अच्छे भविष्य के लिए बात कही गई है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैलियों पर विकास डालिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है और उसके जो शैलियां हैं उन पे हमें प्रकाश डालना है, उन्हें देखना है, बताना है और समझाना है। तो समाचार लेखन की प्रमुख शैलियों में सीधी समाचार शैली, विश्लेषणात्मक शैली, व्याख्या शैली और फीचर शैली शामिल है। तो इसके प्रमुख शैलियों में क्या क्या शामिल है? तो समाचार शैली, विश्लेषणात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली और फिर फीचर शैली है। तो अब हम अगला देखेंगे कि जो सीधी समाचार शैली है इसके बारे में। तो सीधी समाचार शैली में केवल तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं बिना किसी टिप्पणी के। तो इसमें जो क्या किया जाता है, बस एक तथ्य बोला जाता है 2-4 लाइन का, या जो उसके जितना में वो बता पाए उतना में, और उसका जो कोई टिप्पणी नहीं होता है। उसके बाद जो है हमारा विश्लेषणात्मक शैली, इसमें समाचार के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जो व्याख्या शैली है उसमें जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाया जाता है। और जो फीचर शैली है उसमें मानवीय रुचि, भावनात्मक पहलू और रोचकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैलियां मिलकर समाज को सही, संतुलित और उपयोगी जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो समाचार लेखन की प्रक्रिया और जो शैली है वो क्या करती है, वो दोनों मिलकर समाज को सही, संतुलित और उपयोगी जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ये संपादकीय पृष्ठ क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसकी प्रकृति को। तो संपादकीय पृष्ठ या फिर एडिटोरियल पेज, संपादकीय पृष्ठ या एडिटोरियल पेज किसी समाचार पत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है जहां पत्र का दृष्टिकोण, विचारधारा और
विश्लेषणात्मक सोच स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो एडिटोरियल पेज क्या होता है? तो यह समाचार पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ जो है पत्र का दृष्टिकोण, उसका विचारधारा, विश्लेषणात्मक सोच और उसको जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है इसमें। और इसकी जो प्रकृति है वो मुख्यतः विचार प्रधान, विश्लेषणात्मक और मार्गदर्शी होता है। इस पृष्ठ पर प्रकाशित संपादकीय लेख किसी समसामयिक मुद्दे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक विषय पर गहन चिंतन प्रस्तुत करते हैं। यह केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पाठकों को सोचने, समझने और अपने विचार बनाने के लिए प्रेरित करता है। संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति निष्पक्षता और संतुलन पर आधारित होती है, जहां तथ्यों के साथ तर्कपूर्ण व्याख्या दी जाती है। इसमें आलोचना भी होती है, परंतु वह रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में होती है। इस पृष्ठ पर अतिथि लेख, स्तंभ, पाठकों के पत्र आदि भी प्रकाशित होते हैं, जिससे विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो है समुदाय संबंधी फीचर का महत्व बताते हुए उसके प्रमुख कीजिए। तो समुदाय संबंधी फीचर लेख समाज के विभिन्न वर्गों, उनकी समस्या, उपलब्धि और जीवन शैली को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम है। तो जो समाज संबंधी फीचर लेख है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग है, उनकी समस्या, उनकी उपलब्धि, उनका जीवन शैली, उसको सामने लाते हैं। इसका महत्व इस बात से निहित है कि यह आम लोगों की आवाज को मंच प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है तथा पाठकों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है। ऐसे फीचर सामाजिक एकता, सहयोग और संवेदनशीलता को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो पाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र में है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय आदि हैं, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कह रहा है किसी एक प्रसिद्ध मेले पर एक फीचर लेख तैयार कीजिए। तो जैसा कि हमने पहले भी एक जो हमारा सांस्कृतिक स्थल था उसके बारे में लेख तैयार किया, सेम उसी तरह इसमें हम लोग को कोई एक जो फेमस मेला है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई फीचर लेख लिखेंगे, तो उसका जो है एक शीर्षक देंगे, बहुत ही जो अट्रैक्टिव हो और उसे पढ़ के ही समझ आ जाए कि जो हमारा विषय है वो क्या होने वाला है। और उसके बाद जो है हम उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ जैसा कि मेले के बारे में पूछा है, तो हम लोग प्रयागराज का कुंभ मेला और सोनपुर का मेला, ऐसे हम लोग मेले के बारे में लिख सकते हैं। आप लोग को पढ़ना होगा तो आप ये रोक के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा, किसी प्रसिद्ध राजनेता से साक्षात्कार के लिए 20 प्रश्नों की एक सूची बनाइए। तो जैसा कि हमने उस समय एक फेमस प्लेयर्स जो होते हैं उनके इंटरव्यू के लिए 20 क्वेश्चन को देखे थे, तो वैसे ही इसमें जो राजनेता है उनके पूछने के लिए हमें प्रश्न करना है। तो बेसिकली जो हम लोग प्रश्न पूछेंगे उनसे, तो वो बहुत ही प्रेरणादायक होना चाहिए और उसमें हमें समझ आना चाहिए कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, फिर उन्होंने क्या हासिल किया। तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम भी करेंगे। तो उसी टाइप के हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं टोटल 20 क्वेश्चन, तो आप लोग इसे रोक के पढ़ ले। उसके बाद अगला आता है हमारा, शहरों में वृद्धों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक फीचर तैयार। तो इसमें जो हम लोग बेसिकली जो सिटी एरियाज में जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, तो उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक फीचर लेख तैयार करना है। तो आइए चलिए देखते हैं।
तो तेज से शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली ने जहां सुविधाओं का विस्तार किया है, वहीं समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग वृद्धों की स्थिति को जटिल बना है। शहरों में रहने वाले बुजुर्ग आजकल अकेलेपन, उपेक्षा और असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। संयुक्त परिवारों के टूटने और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण वृद्ध माता-पिता अक्सर अपने ही घरों में अलग-थलग पड़ जाते हैं। उनके पास समय तो बहुत होता है, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता, जिससे मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ती है। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी अपने करियर की व्यक्तिगत जीवन में इसकी इतनी व्यस्त हो जाती है कि वे अपने बुजुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इसके अलावा तकनीकी बदलाव भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। डिजिटल युग में जहां अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हो गई है, वहीं कई वृद्ध लोग तकनीक के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होने के बावजूद महंगी चिकित्सा और उचित देखभाल का अभाव भी उनके जीवन को बहुत कठिन बनाता है। तो इस जो फीचर है, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं और जो इसमें डिटेलिंग है उसे डाल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जिसमें कह रहा है कि पहाड़ पर आ रही आपदाओं का केंद्र रखकर एक फीचर लेख तैयार कीजिए। तो इसमें हम स्पेशली किस चीज के बारे में बात करेंगे और लिखेंगे, पहाड़ी एरियाज में जो आपदा होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो पहाड़ हमेशा से शांति, सौंदर्य और प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक रहे हैं, लेकिन आज यही पहाड़ लगातार बढ़ती आपदाओं के केंद्र बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटना, अचानक बाढ़ और ग्लेशियर टूटने जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही है। इन आपदाओं के पीछे केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं, बल्कि मानवीय गतिविधियों का भी बड़ा हाथ है। पिछले कुछ वर्षों में अनियंत्रित निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार और जंगलों की कटाई ने पहाड़ों को नाजुक संरचना को कमजोर कर दिया गया है। जहां पहले घने जंगल मिट्टी को बांधे रखते थे, वहीं अब कटाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन ने भी मौसम के पैटर्न को अस्थिर कर दिया है, जिससे अचानक भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है। तो ये जो था, हम लोगों ने जो पहाड़ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपदाएं होती है, उनके बारे में हमने एक फीचर लेख लिखा है, जो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला सेक्शन, जिसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मतलब इसमें जो है, इस वाले सेक्शन में हमें कुछ टॉपिक्स या विषय दिए रहेंगे जिनके बारे में हमें टिप्पणी लिखना पड़ेगा। मतलब उसके बारे में हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसमें से सबसे पहला हमारा स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। तो हमें इसके बारे में अभी बताना है। तो स्त्री शिक्षा किसी भी समाज के समग्र विकास की आधारशिला होती है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो यह केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज को भी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाती है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है, जिससे वे समाज में समानता और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज में स्त्री शिक्षा से अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और गलत परंपराओं का विरोध करने का साहस देती है। तो इसलिए जो है, वुमेन एजुकेशन बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हमारा अगला विषय और अगला टॉपिक, जो है किशोरों के लिए फीचर लेखन। तो इसमें हमें एक फीचर लेखन के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, जो यूथ्स के लिए फीचर लेखन है। तो फीचर लेखन एक ऐसी रचनात्मक और प्रभावशाली लेखन शैली है जो केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है।
किशोरों या फिर यूथ्स के लिए फीचर लेखन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी सोच, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस आयु में जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और नए अनुभवों को समझने की इच्छा अधिक होती है, जिसे फीचर लेखन के माध्यम से सही दिशा दी जा सकती है। किशोरों के लिए लिखे जाने वाले फीचर लेख आमतौर पर उनके जीवन से जुड़े विषय पर आधारित होते हैं, जैसे शिक्षा, दोस्ती, सोशल मीडिया, खेल, मानसिक स्वास्थ्य, करियर, पर्यावरण और इत्यादि। इन सभी विषयों को सरल, रोचक और संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, ताकि पाठक उससे जुड़ाव महसूस करे। फीचर लेख में तथ्य, उदाहरण, अनुभव और भावनाओं का संतुलित समावेश होना चाहिए, जिससे लेख न केवल जानकारीपूर्ण बल्कि प्रेरणादायक भी बने। तो इसलिए जो हमारा फीचर लेखन है वो हमारे यूथ्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है विवाह समारोह में दिखावे की प्रवृत्ति। तो इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जो हमारा विवाह समारोह होता है उसमें जो कोई एक दिखावे वाला जो थिंग होता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो भारतीय समाज में विवाह न केवल दो व्यक्तियों का बल्कि दो परिवारों और परंपराओं का मिलन माना जाता है, परंतु समय के साथ विवाह समारोह में सादगी की जगह दिखावे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। आजकल शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया, जहां खर्च, सजावट, महंगे वस्त्र, भव्य स्थल और अतिथियों की संख्या के आधार पर परिवार की इज्जत आंकी जाती है। तो अभी के टाइम में क्या हो गया है कि हम लोग जो है दिखावे का चीज बहुत करते हैं, जिससे जो हमारा पहले का जो सादगी था हमारे भारतीय विवाह संस्कृति का, वो कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो चुका है या फिर घट चुका है। लोग अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करने लगते हैं ताकि समाज में अपनी छवि बेहतर दिखा सके। इस प्रवृत्ति के कारण कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और विवाह जैसे पवित्र संस्कार का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। उसके बाद जो सोशल मीडिया है उसने भी इस दिखावे को और बढ़ावा दिया, जहां लोग अपनी शादी को आकर्षक बनाने के लिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं। तो आवश्यक है कि समाज इस प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करे और विवाह को सादगी, पारंपरिक मूल्यों और आपसी संबंधों की मजबूती का माध्यम बनाए, न कि प्रदर्शन और आर्थिक बोझ का साधन। तो उसके बाद है हमारा अगला, जिसमें है खेल संबंधी फीचर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, खेल संबंधी फीचर। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज के दौर में खेलों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ाते हैं बल्कि मानसिक मजबूती, टीम भावना और नेतृत्व कौशल भी विकसित करते हैं। विद्यालय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतिभा को पहचान और सम्मान दिलाने का जरिया बन चुका है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेल युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और कई खिलाड़ी देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर रहे हैं। तो ये हमने देखा खेल के बारे में। उसके बाद अगला है हमारा ग्रामीण महिलाओं पर फीचर लेखन। तो अगला क्या है हमारा ग्रामीण महिला पर एक फीचर लेखन। तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो भारत का आत्मा कहाँ बसता है, गांवों में, और इन गांवों की असली ताकत है वहां की महिलाएं। ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने परिवार की रीढ़ होती है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके जीवन में कठिनाइयां भले ही अधिक हो, लेकिन उनका साहस, धैर्य और मेहनत उन्हें विशेष मानता है। ग्रामीण महिलाओं का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। घर के काम, बच्चों की देखभाल, पशुपालन, खेतों में काम, इन सभी जिम्मेदारियों को वे बिना थके निभाती है। इसके बावजूद उन्हें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर आज भी उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलता और सामाजिक कुरीतियां उनके विकास में बाधा बनती है।
तो जो जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। और जिस किसी को भी यह PDF चाहिए, प्लीज़ वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में PDF परचेस कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।